दुनिया में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, जिसका कहीं ना कहीं आप अपने लास्ट पॉडकास्ट में हिंट हमें दे के गए थे। आज अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो हज़ारों वीडियो आ चुके हैं राहु केतु के ट्रांजिट के ऊपर। एक पर्सन है, वो हमारे हर पॉडकास्ट पे एक कमेंट डालते हैं और वो बोलते हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही है, कोई शादी के लिए रेमेडी बता दो। देखिए, शादी के लिए ना राहु केतु ही मेहरबान है। अच्छा, क्योंकि कोई तो कार्मिक हिस्ट्री है जो शादी नहीं हो रही। आपको एक नोटबुक लेके उसमें आप लिखिए कि आपको पार्टनर कैसा चाहिए। लेकिन राहु का अगर नेगेटिव पार्ट मैं बोलूं तो ये आपको ना आपकी असल चीज से भटका देता है जब खराब होता है। हर कोई पैसा राहु से नहीं कमा सकता है, ये समझने की जरूरत है। वृष राशि वाले जो लोग होते हैं ना, वैसे ही अड़ियल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इनकी लाइफ में अभी राहु देव तो बहुत ही बड़ा। मिथुन वालों को शनि की रेमेडी करनी चाहिए। बार बार बाउंस बैक होता है इनकी जिंदगी में। कर्क राशि के लिए आपको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है इस समय। अगर आप जरा सी भी लापरवाही कर गए या अपने अकाउंट्स को नहीं संभाला तो हैक होने के बहुत चांसेस होते हैं। जिनके भी राहु लगन में बैठे हुए हैं उनके ये बालों का जो यहाँ पे है, ये सांप जैसी चीज दिखेगी आपको। रजनी मैम, वेलकम बैक टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार। आप बताइए, आप दोनों कैसे हो? बड़े टाइम के बाद मिलना हुआ। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, बढ़िया, पर हम हम बहुत तो- अच्छे हैं। सही चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया, बहुत अच्छा है। Thank आप you। बताइए कैसा चल रहा है? मैं बस सही चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया अब तो। और बहुत बढ़िया है। चलिए, पर जो आज हमने टॉपिक लिया है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कई लोगों के लिए वो अच्छा भी है और कई लोगों के लिए ख़राब भी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं राहु और केतु की, जो बहुत लोग सर्च भी करते हैं। उसके लिए बहुत सारे मिथ भी चलते हैं, फैक्ट भी बिल्कुल। चलते हैं, और कई लोग कहते हैं बहुत कुछ देते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। क्यों शिवम भाई? बिल्कुल, दुनिया में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, जिसका कहीं ना कहीं आप अपने लास्ट पॉडकास्ट में हिंट हमें दे के गए थे। तो जब ऐसी चीज़ें हुई तो सबसे पहले दिमाग में वही चीज़ आई। हाँ, असल में क्या है कि हालांकि आज अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो हज़ारों वीडियो आ चुके हैं राहु केतु के ट्रांजिट के ऊपर। और हम थोड़ा लेट नहीं है, हमारा एक वीडियो तो आ ही चुका है पहले तो, लेकिन ये थोड़ा सा हम अपडेटेड डाल रहे हैं ताकि काफ़ी सारे जो भ्रम फैल गया। ये वीडियोस आने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास भी आए, आपके पास भी आए होंगे कि कैसे रहता है, क्या है। कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करके आज की हम इस पॉडकास्ट में बताएंगे। दरअसल जब ट्रांजिट की बात होती है ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ और सिर्फ गोचर से किसी भी इवेंट का जो स्टैंपिंग नहीं कर सकते हम लोग। उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी होता है, एक तो पहले आपकी कुंडली में प्रॉमिस होना चाहिए। कोई भी घटना, अगर घटना या दुर्घटना होनी है तो प्रॉमिस होना चाहिए कि एक्सीडेंट होना है आपका। दूसरी चीज़, आपकी दशा होनी चाहिए वो एक्टिवेशन में। ठीक है, कि आपका मान लीजिए एक्सीडेंट का योग है और आपके चार्ट में मंगल 8वें में या मंगल केतु बैठा है या किसी भी तरीके से मंगल मैलेफिक होकर बैठा है, तो वो एक प्रॉमिस लेकर बैठा है कि भाई मंगल की दशा आएगी ना तो आपको ये छोटी सी सर्जरी या टेस्ट ही इवन ब्लड का कराना पड़ेगा, ब्लड तो निकलेगा। ओके। अब ये दो चीज़ें कंफर्म हो गई, लेकिन ये कब होगा जब तीसरी चीज़ जो गोचर है या जिसको ट्रांजिट बोल रहे हैं हम लोग, वो आकर प्लैनेट उसको ट्रिगर करेगा। कौन सा प्लैनेट ट्रिगर करता है? या तो वो सेम प्लैनेट होगा जैसे मंगल के ऊपर मंगल ही आ गया। लेकिन जो हमारे दो तरह के प्लैनेट्स हैं, एक है स्लो मूविंग ट्रांजिट करने वाले, एक है फास्ट मूविंग ट्रांजिट करने वाले, जो सन, मून, वीनस, मरकरी। ठीक है, ये प्लैनेट्स जो है ना, ये बहुत फास्ट करते हैं, 1-1.5 महीने में राशि परिवर्तन कर देते हैं और नेक्स्ट में चले जाते हैं। अब बचे हमारे पास राहु, केतु, शनि और गुरु। ये 4 प्लैनेट स्लो मूविंग में आते हैं, जहाँ गए वहाँ बस गए। अब 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल ये इनकी टाइम है। गुरु 1 साल 12 से 13 महीने, राहु केतु 18 महीने रहेंगे और हमारे शनि देव जो है वो रहेंगे 2.5 साल। अब सारा का सारा पंगा तब हमारी लाइफ में खड़ा होता है कि जब कोई बैड आपकी लाइफ में इवेंट होने वाला है और ऐसे प्लैनेट वहाँ आकर स्टैंपिंग करते हैं उसको, तो एक लंबे समय तक वो चीज़ आपको अब फेस करनी पड़ेगी। यही सेम किसी को कोई भी, मैं कहूँगी डिस्क्लेमर है हर बारी मैं देती हूँ, किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आपकी दशा एक्टिवेट होनी चाहिए। कोई भी
कुछ होने के लिए, आपके चार्ट में प्रॉमिस होना चाहिए। तीसरी चीज़, आप ये जो ट्रांजिट देख रहे हो, हम इन जर्नल बता रहे हैं, जो हो सकता है 20 से 25% लोगों पर लगे, 75% लोगों पे शायद ना लगे। अच्छा। Okay. लेकिन उसके बावजूद भी हम बात कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंडेल लेवल या वर्ल्ड वाइड चीज़ें जो है ऐसी घटित होंगी कॉमन, जो हर किसी की लाइफ में इम्पैक्ट डालेंगी। ओके। तो इसलिए जब ट्रांजिट या गोचर की बात आती है तो बहुत बहुत ज़्यादा इन स्लो मूविंग प्लैनेट के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक हमें जो है रिजल्ट देना होता है। जैसे अभी 18th को राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ है जी। और कई सारे लोग, हमने वीडियोस भी देखे जहाँ पे राशियों के बारे में बताया गया कि किस राशि में क्या होने वाला है, क्या किस में प्रॉब्लम होने वाली है, और कई सारे वर्ल्ड वाइज भी बताए गए, उसमें भी कुछ चीज़ें बताई गई कि क्या घटनाएं होने वाली हैं, क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा। आजकल इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, तो उसमें भी आप लोगों की तरफ से प्रेडिक्शंस आ रखे हैं। तो आज भी हम लोग भी इसके बारे में सारी बात करेंगे। तो मैम, जो 18th को अभी जो ट्रांजिट हुआ है, तो उसमें क्या क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होने वाला है? देखो, सबसे पहले तो लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है, जब भी कोई गोचर होता है, बड़ा गोचर होता है गुरु, राहु, केतु और शनिदेव का, तो उस समय उसको सेम डेट पे कभी नहीं कंसीडर करना चाहिए। अच्छा, 18th नहीं, 18 को हुआ है तो 18 को ही स्टार्ट हो गया आपका काम, ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा माना जाता है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि उसी डेट को या उससे कुछ दो चार दिन पहले, हफ्ता पहले उसका इम्पैक्ट आने लगता है राशियों के ऊपर। बट बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जो ये मानते हैं कि जो स्पष्ट गोचर, क्लियर जो गोचर होता है, वो कुछ दिन लगते हैं उस राशि में पूर्णतः उस प्लैनेट को आने में। तो इसलिए आपको अगर इसका पूरा इम्पैक्ट राहु का अगर एक्वेरियस में देखना है तो आपको इस मंथ के एंड तक वेट करनी पड़ेगी। मतलब 31st तो तब वो आपका राहु आपके चार्ट में बैठा है जैसा, तब वो उसके अकॉर्डिंग ही फल देने वाला है। तो सेम डेट पे कभी वो चीज़ें आपके साथ होना शुरू नहीं होती। ओके। तो मैम, जैसे आप लोगों से हमने जितना आज तक सुना है, सीखा है, तो हर प्लेनेट आपकी लाइफ में कोई ना कोई रोल प्ले करता है। बिल्कुल। तो राहु और केतु आपकी लाइफ के कौन कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, अगर मैं इन दोनों प्लैनेट्स की बात करूँ ना, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट जो आज के टाइम पे हम यूट्यूब पर बोलें, सोशल मीडिया पे, राहु केतु ही है। उसका कारण क्या है कि ये दोनों प्लैनेट हमारे ना कार्मिक प्लैनेट हैं, पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। इन दोनों के जो ट्रांजिट है, स्पेशली राहु, केतु और शनि, तीनों के जो प्लैनेट के ट्रांजिट है, ये हमारी लाइफ की जितनी भी बुरी या अच्छी चीज़ें हैं उनको लाकर आपके सामने इस तरीके से खड़ा करेगा कि आपने शायद उसको इमेजिन भी नहीं किया कि ये चीज़ें देंगे तो छप्पड़ फाड़ के देंगे, और जब लेंगे ना तो आपकी छत समेत पूरी चार दीवारी भी शायद उठा के ले जाएं। इस तरीके से ये करेंगे। अब राहु और केतु को हम अगर कंसिडर करेंगे कि ये क्या हमारी लाइफ में किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो राहु जो कहा जाता है कि आपका जो दाद का परिवार है, जो आपके दादा परदादा, जो आपका ख़ानदान, आप राहु को एक शब्द से जानिए, ख़ानदान। ओके। ठीक है। और केतु को आप नाना का ख़ानदान जानिए। कि जो आपके नाना परिवार है वो। अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूँ कि एक साइंटिफिक चीज़ है कि जैसे अगर आप स्पर्म का अगर आप पिक्चर देखो, इमेज देखो, तो उसमें एक साइड पे उसका फेस होता है, एक साइड पे टेल होती है। देखा है कभी आप लोगों ने? अब वहाँ पे आप देखो कि वो जो फेस है ना, वो राहु है उसका, और जो उसकी टेल है वो केतु है। अच्छा। आपके अंदर जो गुण आते हैं वो आपके माँ और पिता दोनों के आते हैं, लेकिन मेजर डीएनए जो आता है, मेजर जो आप में फीचर्स सबसे ज़्यादा जो होते हैं, वो मेल के ही अकॉर्डिंग चीज़ें आगे डेवलप होती हैं। कि मेल में ही फीमेल और मेल दोनों के होते हैं क्रोमोसोम, फीमेल में सिर्फ एग होता है। अब यहीं से हमारी कहानी जो है ना, वो पास्ट के साथ जुड़नी शुरू हो जाती है। इसीलिए जब हम किसी श्राप को देखते हैं, वो राहु से देखते हैं। किसी फैमिली में श्राप लगा है, राहु से पता चलेगा। बिल्कुल। नान के परिवार में कोई श्राप है, केतु से पता चलेगा। अच्छा। तो अगर ये दोनों प्लैनेट कहीं पे आपकी लाइफ में ख़राब हो गए तो आपको इनका सुख नहीं मिलेगा। आपके दादा परदादाओं ने आपके लिए कुछ किया नहीं होगा, आपके लिए वो कुछ छोड़ के नहीं गए। उनकी बदनामियाँ, उनके कुछ ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो अब जनरेशन्स को भोगनी पड़ेंगी आगे। जब भी आप राहु को देखोगे तो वो आपके डीएनए के उस फॉर्मेशन को दिखाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डीप असेंस से आपके अंदर बसा हुआ है। वो आपकी वो डिज़ायर है जो कहीं कहीं जन्मों से चली आ रही है, और आपको वो डिज़ायर पूरी करने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा।
पड़ता है, ठीक है। अब वो जन्म लेने के लिए जो है, जब आप आते हो तो कोई ना कोई ऐसे कर्म करते हो या करके आते हो, तो वो फिर आप उसको भुगतान करते हो। तो राहु बेसिकली, मैं दोनों प्लैनेट को इस तरीके से कंसीडर करती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में माँ की तरफ से कोई परेशानी है तो केतु को देखिए, और अगर आपके पिता की तरफ से कोई परेशानी है तो आप राहु को देखिए। ये दोनों प्लैनेट आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर करेंगे। अगर इनके साथ कोई भी द्वंद्व चल रहा है तो आपकी लाइफ में दिक्कत आनी ही आनी है। तो मैम अगर फिर तो मैम जैसे लोग जो हैं वो तो बहुत कुछ बताते हैं राहु के बारे में कि भाई उसको ठीक कर लो तो पैसा मिल जाएगा, रेमेडीज भी बताते हैं, तो वो क्या है फिर सारी चीज़? देखिए, राहु को ठीक करने की ज़रूरत क्या है? मेरा ये मानना है कि राहु खराब हुआ कब, पहले उसकी रूट कॉज पर जाइए। अगर किसी का डीएनए सिस्टम ही करप्ट आया है पीछे से, आप क्या करोगे रेमेडी करके? आप जल प्रवाहित कर रहे हो, आप गंगा स्नान कर रहे हो, आपने अपनी रूट कॉज पे काम नहीं किया ना। अगर आपके, मान लीजिए कि पिता ने किसी से 10 लाख रुपए आपसे उधार ले रखा और वो डेथ हो गई उसकी, ठीक है, डेथ हो गई। अब वो 10 लाख जिसने लेना था वो बंदा तो रह गया ना, उसका तो नुकसान हो गया ना, उसने तो दिया ना, आपने तो उसको यूज़ कर लिया। अब उसको उसको देने के लिए वो बंदा जो है या तो दोबारा आएगा, या फिर आपकी जनरेशन्स को उसको मौका नहीं मिला अगर दोबारा जन्म लेने का, तो आपकी जनरेशन उसको देंगे। ओके, सिंपल, यही तो डीएनए है ना। पे करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे पंजाबी में ना एक कहावत है कि बाबे दा ठूठा पोते नु तैयार। इसका मतलब है कि जो बाबा ने किया, दादा ने किया, वो पोते को भुगतना ही पड़ेगा। जब हम अपनी दादा परदादाओं की पुश्तैनी जायदाद को लेकर इतने खुश होते हैं, है ना, कि ये दादा जैसा लगता है, ये बड़ा सुंदर था इसका दादा, है ना, बोलते हैं ना हम लोग कई लोग, तो फिर उसके बैड फीचर्स भी तो आएंगे ना आपके अंदर। तो वो बैड फीचर्स को आपको पे करना पड़ेगा। और जब भी कोई श्राप या कोई भी बैड इवेंट, बैड ये दोनों प्लैनेट होते हैं, तो कम से कम 4 जनरेशन को इम्पैक्ट डालते हैं। अच्छा। अगर किसी, मान लीजिए कि आपके पिछले, अभी आपके दादा कोई चीज़, हमारे दादा कुछ करके चले गए, और अगर उसने कुछ ऐसा कांड कर दिया है उन्होंने, तो वो अगली 4 जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। अरे, तो मतलब अगर, तो फिर तो हम ये कहेंगे कि भैया कुछ नहीं कर रहे हो, तभी तो कुछ मैंने करो बोला मत। कि आप मेरे को बताओ, जब तक आप 10 लाख का 10 करोड़ किसी भी फॉर्म में आपकी 4 जनरेशन पे नहीं करेंगी, वो आपका उधार नहीं खत्म होगा। और आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, कि बिना मतलब से मेरे साथ क्यों हो रहा है। कार्मिक है सारी चीज, सारा कार्मिक है कि आपको उधार देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे आज भी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा उधार है मेरा, आपको मंथली कुछ देना, कोई उधार है, किसी फॉर्म में दे रही हूँ मैं आपको। अगर आप मुझे डायरेक्ट कहते हैं कि मैम आप इतना ट्रांसफ़र कर दो, तो मैं क्यों करूँ भाई? सही बात। अब मैं खुश होकर दे रही हूँ, किसी फॉर्म में दे रही हूँ, तो ये उधार ही है। जिस दिन ये ख़त्म हो गया ना, आपका दादा परदादा का आपका उधार ख़त्म हो गया, उस दिन से वो जनरेशन ग्रोथ करती है। उस दिन से उसको जो अपलिफ्टमेंट मिलेगी ना, अब उसको कोई नहीं रोकेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ रेमेडीज से कुछ नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका बहुत नुकसान हो रहा है, आप बहुत बीमार हो रहे हो, आपके अंदर कोई प्रेत बाधा भूत कुछ भी है, सब कुछ होता है दुनिया में, तो आप उसकी रूट कॉज को समझिए, उस शराब को समझिए कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं होगा, उनकी शांति करवाइए आप पहले। तो ये छोटी मोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब जनरेशन्स की बात आती है, जैसे बच्चे होते हैं, हम लोग जो, जैसे आज हम एस्ट्रोलॉजर है, मैं देख रही हूँ आज के समय में कि इतने हाई प्रोफाइल एस्ट्रोलॉजर है जो 15-15 मिनट के लाखों रुपए ले रही हूँ। मैं कहती हूँ कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रांड बन चुके हो, लीजिए, लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि अगर वो कहीं पे आप उसको हल नहीं दे पाए सही तरीके से, सही बात है, तो आपके ऊपर एक कार्मिक क्या हो गया, डेट हो गया। बिल्कुल। अब क्या होगा कि आप अभी तो खुश होकर ले रहे हो, ठीक है, दो किसको रहे हो? अपने घर के लिए कर रहे हो ना, अपने बच्चों के लिए खड़ा कर रहे हो ना। वो एक ऐसा सिस्टम आपका कोलैप्स हो जाएगा किसी टाइम पे कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई वो ऊपर से नीचे कैसे आ गए। इसीलिए लोग गिरते हैं कि जब आपकी अच्छा समय चल रहा हो तो आप तब भी ग्राउंडेड रहिए, तब भी आप थोड़ा छोटे लोगों के साथ जुड़ के रहिए, तब भी थोड़ा नीचे वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। अब ये नीचे वाले लोगों यानी कि थोड़ा सा हमारे से जो वो पे नहीं कर सकते, कुछ ऐसा करिए तो ये जिससे कि आपका एक पुण्य भी साथ साथ स्थापित हो जाए और आप ज़मीन पे भी रहे, गिरेंगे नहीं फिर वो। तो जैसे मैम अभी आपने बताया कि हर किसी की चार्ट पे डिपेंड करता है कि ट्रांजिट का क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा, कि उनके जहाँ पे जैसे प्लैनेट्स हैं। तो अब अगर हम, क्योंकि अब पूरी ऑडियंस के लिए हम जानना चाहते हैं, तो अगर हम 12 राशियों के बारे में जानें बिल्कुल कि इस ट्रांजिट का हर एक के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है और उस इम्पैक्ट के साथ
उसको कैसे वो उसको थोड़ा कम कर सकते हैं या उससे नलीफाई बच कर सकते हैं। पाए। हाँ, ठीक है, और उसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि कौन पैसा कमाने वाला है वो ज़रूर। बिल्कुल। पैसा तो पहले, बाकी चीज़ें बाद में क्योंकि देखो, किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि पैसे के लिए बोली है लाइन, कि माना तो खुदा नहीं लेकिन तो खुदा से कम भी नहीं। बिल्कुल। तो जब राहु केतु की राशियों वाइज बात आएगी तो सबसे पहले थोड़ा सा इनके बारे में आपको और डिस्क्राइब कर दूं कि राहु बेसिकली इन प्रेजेंट क्या बिहेव कर रहा है लोगों के साथ, या फिर आपको कैसे पहचान हो कि ये राहु ही है। सबसे पहले मैंने दादा बोला, उसके बाद आपके जितना भी ग्लोबलाइजेशन है इस समय, जितनी भी हाई टेक चीज़ें हैं, गैजेट्स हैं, जितनी भी गैसेस जो होती हैं, एयरलाइंस लगा लो, वेपन्स जो हाई टेक वेपन्स वो, और साथ साथ आपके जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, इन सभी को, जितने क्रिएटर आपकी चीज़ें हैं। लेकिन राहु का अगर नेगेटिव पार्ट मैं बोलूँ तो ये आपको ना आपकी असल चीज़ से भटका देता है जब खराब होता है। आप एक बहुत बड़े क्रिएटर हो, अचानक से ही आपके दिमाग में आएगा कि उस बंदे से कोलैब कर लेते हैं, और आप किसी गलत बंदे के संपर्क में आ गए और आप फंस गए और आपने अपनी सारी इमेज धूमिल कर दी। अभी भी एक स्पाई में एक कितने सारे लोग फंसे हैं, वो कौन है? वो क्रिएटर्स हैं। उन्होंने क्या किया, अपनी इस राहु की चीज़ों को ख़राब किया है, कहीं ना कहीं उसी से वो फेम ले रहे थे, उन्होंने उसको ही मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। ये राहु ख़राब की निशानी है। हर कोई नाम, हर कोई पैसा राहु से नहीं कमा सकता है, ये समझने की ज़रूरत है। हर कोई आज के समय में अगर मैं कहूँ 99% लोग सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ आप समझिए कि आपको वो सूट भी कर रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑफलाइन ही सूट करता है और विदाउट फेस ही सूट कर रहा है। मत दिखाइए अपना फेस। सही बात है ना। केतु की बात करती हूँ तो केतु जो है वो ज़मीनी हकीकत को दिखाता है। जितनी भी ज़मीन के अंदर की चीज़ें, माइंस हो गई, जेम्स हो गए, जितनी भी खुदाई करके हम लोग निकालते हैं, रूट्स हो गई, रूट वेजिटेबल्स हो गई, और साथ के साथ आपके अगर मैं लाइफ में बोलूँ तो केतु जो है ना आपकी वो बॉन्ड है आपके साथ जीवन में, आपके थॉट्स में, आपके शरीर में वो बॉन्ड है जो कि आपको पता नहीं है उसकी क्वालिटी का। ये वो छिपा हुई चीज़ है, ये वो छिपी हुई क्वालिटी है केतु जो बताता है कि जो आपको पता नहीं है, जिसके बारे में जानने के लिए आपको इस जन्म लेना पड़ता है, और राहु उसका रास्ता बताता है कि यहाँ से चलो, अच्छा, फिर तुम्हें मिलेगा। तभी मैंने बोला कि राहु को हम सर मानते हैं और केतु को टेल। तो एक सांप की तरह ये, इसीलिए मैंने स्पर्म का आपको उदाहरण दिया, बिल्कुल सांप जैसी ही शेप है और राहु को हम सांप ही मानते हैं। ओके, तो इसलिए मैं मानती हूँ। दूसरी चीज़, अब जिस राशि की बात करेंगे, सबसे पहले मेष राशि के बहुत ज़्यादा हमने पहले जो पॉडकास्ट बनाया था उसमें हमने कुछ और तरीके से, आज सिंपल, ताकि सब लोग अपनी साथ के साथ रेमेडीज़ भी नोट कर पाएँ। बिल्कुल। एरीज या मेष राशि जो होती है वो काल पुरुष कुंडली की पहली राशि होती है, मंगल की राशि है। मंगल के लिए जो राहु है वो धन कारक प्लैनेट है। ओके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेष राशि के लिए जो है वो शनि खराब करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। शनि बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इनके लिए। हालांकि मंगल और शनि का कुछ लेना देना खास नहीं है, बहुत एंटी है स्वभाव से, लेकिन फिर भी मेष राशि वालों की नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इनकी कम्युनिकेशन, इनकी ट्रांसपोर्टेशन, इनकी मार्केटिंग, इनका फैलाव बहुत ज़्यादा होने वाला है। अच्छा, ठीक है। दूसरा, अगर नेगेटिव पोर्शन से बात करूँ केतु के हिसाब से, तो इनको कहीं ना कहीं अपनी औलाद से हो सकता है दूर जाना पड़े। हो सकता है कि मेष राशि वालों को अपनी क्या बोलते हैं, बच्चों से दूर जाना ही पड़ेगा। साथ साथ एजुकेशन में ब्रेक आ जाए। कुछ आप सीख रहे थे, अचानक से अपना सब्जेक्ट बदल दो। अचानक से आपका ओकल्ट में बहुत इंटरेस्ट आ गया कि मेरे को सीखना है भाई, इसमें तंत्र में जाना है। तो मैंने देखा मेष राशि वालों को केतु जब 5th में आते हैं ट्रांजिट में, तो ये लोग नई साधना की तरफ ज़रूर जाते हैं और इनको जाना भी चाहिए। ठीक है। अगर मैं रेमेडी के तौर पर बात करूं तो इनको सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना चाहिए कि अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा गलतियां ना निकालें। ओके। बच्चों के साथ जितना ज़्यादा ये क्लोज कनेक्शन रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बात पे इनकी गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं जब केतु 5th में होता है, क्योंकि पता नहीं होता। मैंने बोला ना, आपकी वो क्वालिटी है जो पता नहीं है। तो केतु जहाँ भी बैठ जाएगा ना, वहाँ इंसान कहता है पता नहीं है। इनको पूछो कि बच्चे क्या करेंगे, या इनके बच्चे पूछें, इनके बच्चों के बारे में कोई पूछेगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, पता नहीं। इवन इनके अपने बच्चों को भी पूछेंगे ना
कि तुम क्या कर रहे हो, उसको भी नहीं पता होगा। अच्छा, तो वो एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट है। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि आप ज़्यादा उसकी वो मत निकालिए, उसको हेल्प करिए वो चीज़ फाइंड आउट करने में जिसकी वजह से उसकी एजुकेशन या लर्निंग में दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब ऐसे लोग भी होंगे मैम जिनकी शादी नहीं हुई, बच्चे ही नहीं है, तो ठीक है, तो एजुकेशन हो गई, जॉब हो गई, जॉब चेंज हो सकती है उनकी। अच्छा। उनकी जॉब चेंज हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हो तो आप किसी भी फेक लोगों से डर के बच के रहिए। ठीक है, किसी भी फीमेल से बच के रहना आप लोगों को। ये एरिस वालों को लिख लो भाई। ये तो लाइफ में वैसे ही फॉलो करना चाहिए। नहीं, वैसे नहीं फॉलो करना चाहिए सबको, ऐसे नहीं होता। मैं भी फीमेल बैठी हूँ यार, ऐसे कैसे? तुम्हारी मदर भी है, टेंशन क्यों ले रहे हो? आपके जीवन में कौन सी फीमेल धमाका करेगी, वो चीज़ अलग है ना। तो मेष राशि वालों को बेसिकली ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ का, अपने शोल्डर का, और इनको महीने में एटलीस्ट एक बार मैं कहूँगी कि कुछ ना कुछ ओपन में नेट NGOs हो गए, कोई भी ओपन क्लब्स हो गए, यहाँ पे कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बांट दिया करें। ओके, ठीक है, जैसे सोप हो गया या सैनिटाइज़र हो गया, कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट ज़रूर बांट दें जिससे कि इनकी जो फालतू की जो इनकी एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी, इनके साथ ही रहेगी। ओके। वृष राशि वाले जो लोग होते हैं ना, वैसे ही अड़ियल होते हैं बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ ज़िद्दी राशि वाली यही होती है। अच्छा। तो इसलिए इनकी लाइफ में अभी राहु देव तो बहुत ही बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, क्योंकि इनका चौथा और इनका 10वां घर एक्टिव होने वाला है। अच्छा। चौथे घर में केतु आएगा और 10वें घर में राहु आ जाएगा। अब ये जो करियर से जुड़ी हुई चीज़ें इनकी हैं वो अप टू द मार्क होंगी। ये जो भी चाहते हैं वो होगा। उसके लिए हो सकता है इनको जगह चेंज करनी पड़े। ओके। ये जहाँ बैठे हैं इनको वहाँ से बदलनी चाहिए। सबसे बड़ी रेमेडी तो ये है, अड़ियल ना हो जाए कि मेरे को तो नहीं बदलना, मेरे को तो यहीं पे चाहिए। आपको घर बदलना पड़ेगा। ईगो ना ले। ईगो ना आए, नहीं तो आपको जो आप ऊपर अपलिफ्टमेंट चाहते हो करियर में नहीं मिलेगी। तो इस समय चेंज बहुत बड़ा है, तो चेंज के साथ चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अगर प्रैक्टिकल रेमेडी तो यही कहूँगी कि अपने आप को, अपना जो आपका वर्क प्लेस है उसको बदल लो। ठीक है, उसमें कुछ नई चीज़ें जो है वो डालिए, नई चीज़ सीखिए, तो आपको फ़ायदा होगा। टॉरस वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनकी ज़िद, और बहुत ज़्यादा रूड लोग होते हैं। रूड इन द सेंस कि हर चीज़ को ये इतना ज़्यादा समेट के रखते हैं अपने अंदर, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि ये अर्थ साइन है। अर्थ होती है मिट्टी, तो ये लोग क्या करते हैं, टिके रहते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि आप अगर बढ़ना चाहते हो आगे, केतु आपको अभी आपको घर भी दे सकता है, आपको आपके बच्चों से दूर कर सकता है, इवन बच्चों की हेल्थ पे भी इनके इम्पैक्ट आ सकता है, कोई मैरिड है तो। ठीक है, इन जनरल अच्छा ट्रांजिट है, इनको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेमेडी ना करे, ये अपने आप ही स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको करना ही है तो एटलीस्ट अपना सर ढक के रखें कि आप राहु जब 10 में होता है तो हम बोलते हैं बुद्धि भ्रष्ट होने के चांसेस हैं, तो कृपया अपना सर ढक के रखें। अच्छा, तो जब ये सनलाइट में जाते हैं तो सनलाइट इनके सीधे डायरेक्ट नहीं पड़ने चाहिए। इस समय पर बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं लोगों के। ओके। ठीक है, तो टॉरस वालों को ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक रेमेडी तो मैम ने वैसे ही दी है कि अपनी ईगो को साइड रखो। अब बात कर लेते मिथुन। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए भी अगर मैं कहूँ तो ये जो ट्रांजिट है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपके पास 3 चीज़ें देखनी है, चार्ट का प्रॉमिस, महादशा, देन गोचर। अब ये जो जर्नल हम बात करें ये भी लगेगा, सबके ऊपर लगेगा। अगर मेरे ऊपर लग रहा है तो सब पे लग रहा है। तो आप कोशिश करिए कि जेमिनी वालों के ये एक्टिवेट करेगा 9वां और 3रा घर। जब 3रा और 9वां घर ट्रांजिट में एक्टिव होता है तो ये लोग अब यात्राएं करनी शुरू करते हैं। ओके। इनकी ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, छोटी छोटी चीज़ के लिए बाहर जाना। अभी तक अगर ये नहीं जा रहे थे, जिद पकड़ के बैठे थे, चेंज इनका अभी भी हुआ है। लास्ट ईयर भी इनके घर चेंज हुए हैं मिथुन वालों के। बहुत सारे लोग नीचे मुझे बताएंगे कि वो उनके लास्ट ईयर, अभी भी बहुत चांसेस है कि जितना भी ट्रैवल कर सकते हैं करिए। अगर आप एक जगह पे टिक गए तो आपके लिए राहु केतु कुछ नहीं देंगे। अपनी नॉलेज को आप टेक्नोलॉजी के साथ जोड़िए। आप किसी भी फील्ड में हो, अपनी नॉलेज को आप उसमें जोड़िए, किसी अदर धर्म की तरफ मत जाइए, अपने रिचुअल्स को फॉलो करिए, क्योंकि राहु 9 में बैठता है तो आपको अपने परंपराओं से अलग करने की कोशिश करता है।
ओके। तो वो इंसान आउट ऑफ द बॉक्स दाद के परिवार से हट के कोई और ही धर्म अपनाने की तरफ चल पड़ता है कि मेरे को तो ये वाला धर्म बड़ा अच्छा लगता है, मैं इसमें चला जाऊँ। ये बिल्कुल बिल्कुल टेम्परेरी फेस 18 महीने का। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी कुल में पैदा हुए हो, आप जिस भी परंपरा से जुड़े हो, उसको चेंज मत करिए, ये राहु कर देगा उसमें। ओके। ठीक है, तो इसलिए उसके बारे में जानिए। आप उसको अपनी नॉलेज को, तभी मैंने बोला आप अपने आप को हाईटेक करिए, अपनी नॉलेज को, अपनी परंपराओं को जानिए, तो आप नहीं चेंज करेंगे। तो ये चीज़ होती है कि फिर कहते हैं ना, दूसरे की थाली में लड्डू अच्छा ज़्यादा लग रहे हैं, उसके थाली में ज़्यादा लड्डू है, यही होता है राहु। वो कहता है तेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास देख कितनी सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको रास्ते से भटका देगा। ठीक है, तो ट्रैवलिंग के लिए तैयार रहें। पिता की हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब होने के चांसेस होते हैं इनके। छोटे सिबलिंग से अलग हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी अगर छोटे सिबलिंग्स इनके साथ रहते थे या जो भी है, वो कहीं दूर जा सकते हैं इनसे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। मिथुन वालों को शनि की रेमेडी करनी चाहिए क्योंकि इनके अष्टम के लॉर्ड है वो, और 9वें के भी। तो ये इनका पैर, मैंने पहले भी बोला था, एक पैर आगे रहता है, एक पैर पीछे रहता है, तो बाउंस बैक करते हैं ज़िंदगी में, बार बार बाउंस बैक होता है इनकी ज़िंदगी में। तो इनको सैटर्न की रेमेडी करते रहना चाहिए। सैटर्न का कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता है वो आप जाप करिए। ठीक है, उनका अगर आप प्रे कर सकते हो, कोई भी प्रार्थना आरती कुछ भी करिए, लेकिन रेगुलर आप करिए। एटलीस्ट 3 महीने के बाद रेगुलर 43 डेज़ करिए, फिर 3 महीने के बाद 43 डेज़ करिए। ठीक है, अनदर किसी भी आप देवी टेम्पल में मत जाइए, आप किसी अनदर में मत जाइए, आप सिर्फ अपने खानदान के जो भी कुल है उसको मानिए। ओके। कर्क राशि वालों की बात करेंगे तो कर्क राशि के लिए राहु जो है वो इनके अष्टम से निकलेंगे। ठीक है, इनके 8वें और दूसरे भाव को एक्टिव करेंगे। 2 और 8वां घर जब एक्टिवेट होता है ना, तो फूड हैबिट्स को चेंज करता है। आप खाना हो सकता है छोड़ दो, कम कर दो। पैसा बिल्कुल निकल जाएगा आपके अकाउंट से एकदम से। कुछ भी पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अपने अकाउंट में पैसा मत रखिए, थोड़ा उसको मल्टीपल जगह पे करिए। जैसे ही कोई पेमेंट आती है उसको फटाफट वहाँ से ट्रांसफ़र करके उसमें एक हिस्सा छोड़िए, उसका बाकी खर्च कर दो या आप इन्वेस्ट कर दो, जो भी कर दो। तो बेसिकली फिनेंस की तरफ से मुझे लगता है दिक्कत आएगी इनको, और कहीं बहुत ऐसे चीज़ों में उलझ जाएंगे जैसे कि फ्रॉड बहुत होने के चांसेस, क्योंकि 8th हाउस होता है ना, ये हिडन शत्रुओं को दिखाता है। अच्छा, हिडन एनिमीज़ को दिखाता है। अब राहु कर्क वालों के आ गए अष्टम में। ठीक है, तो वो कहाँ दिख रहा है? 2 फिनेंस के घर को, 8 हिडन शत्रुओं के घर को। अभी क्या होगा, आपको बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है इस समय। अगर आप ज़रा सी भी लापरवाही कर गए या अपने अकाउंट्स को नहीं संभाला तो हैक होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो कैंसर वालों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फूड हैबिट्स पे बहुत ध्यान दीजिए। आप जो भी खा रहे हो, खट्टा तो बिल्कुल भूल जाइए खाना। अगले 18 महीने आप जितना खट्टा खाएंगे उतने एनिमीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अच्छा जी, क्योंकि केतु खट्टी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और दूसरा, आपके इस समय पर कोई ना कोई फेस एरिया पे कोई ना कोई कट लगने के चांसेस होंगे। ऐसे भी बहुत प्रोमिनेंट है कि अगर किसी का मंगल कुंडली में टच हो गया तो बहुत बहुत चांसेस है कि इनके 18 महीनों में कभी ना कभी अगर वो गोचर लगेगा तो कट लगेगा फेस पे कहीं, चाहे छोटा सा ही लगे, ब्लड आएगा जरूर। तो उससे पहले अगर खुद ही कर दें तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड निकलवा दो, क्या दिक्कत है। तो लेकिन वो आएगा, उस समय भी आएगा, वो करेगा ही करेगा। आप रेमेडियल तौर पे ब्लड डोनेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। लेकिन जो मेन इनको फेस करना पड़ेगा, कैश क्रंच से बचना है, तो मेन है कि लोग आ चुके हैं अगले 18 महीने के लिए आपके एरिए में, कि जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपसे पैसा निकलवाएंगे, क्योंकि अष्टम में राहु है। तो इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी अगर मैं बोलूँ तो पहली बात तो अपने सारे अकाउंट्स को सेव करिए। सबसे पहली प्रैक्टिकल चीज़ें वो भी होनी चाहिए, उनके पासवर्ड्स, उनकी जो भी चीज़ें। दूसरा, शेयर मार्केट में भूलकर नहीं जाना है, किसी शॉर्टकट इनकम में नहीं जाना। आपको कोई लालच दे रहा है कि हम आपको इन्वेस्ट कर देंगे, आप इतना % ले लो, ये कर लो, नहीं जाना। 18 महीने फंस जाओगे। उसके बाद आपको अगर रेमेडी के तौर पर करना है कर्क राशि वालों को, तो आपको जौ ले लीजिए। ठीक है, राहु की चीज़ जो है वो 2 चीज़ें मेजर होती है, एक होती है जौ और दूसरा होता है लेड, एक मेटल। अगर कर्क राशि वालों को अगले 18 महीने में कभी भी लगे कोर्ट केस हो रहा है, जेल में फंस रहे हैं, कोई एकदम से किसी ऐसे एनवायरनमेंट में फंस गए हैं कि निकलने का कोई चांस नहीं होता है ना, कि कहीं दुश्मनों में गिर गया, बाहर गया बंदा, उस समय पर आपको इंस्टेंट 800 ग्राम लेड ले लेनी है।
800 ग्राम लेड लेके उसको आप जल प्रवाहित कर दीजिए, सिर्फ एक ही बार करनी है, ठीक है। मैं कहूँगी कर्क राशि वालों को कर देनी चाहिए। अगर लेड नहीं मिलता तो 800 ग्राम्स एटलीस्ट जौ ले लीजिए। जौ थोड़ा हल्की होती है तो हमें ये रिपीटेड करनी पड़ेगी, लेड एक ही बार करनी पड़ेगी, वो 18 महीने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो इसीलिए जब मेटल प्रवाहित की जाती है तो वो लंबे टाइम तक उस चीज़ को दबा के रखती है। लेकिन जब हम सीड्स या अनाज या कोई भी फल प्रवाहित करते हैं तो फिर वो कुछ ही समय के लिए फिर रिपीट होगी, ठीक है। तो ये मैंने डिफरेंस आपको बता दिया, तो बच के रहें, ये रेमेडी ज़रूर करें, इनके साथ काफ़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है क्रिएट हो सकती है। ओके राइट। अब बात करेंगे हम सिंह राशि वालों की। सिंह राशि सूर्य की होती है। सूर्य के लिए अगर मैं बात करूं तो राहु और शनि ग्रहण लगाने वाले प्लैनेट हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि इनके लिए हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि केतु लगन में आ जाएगा तो एक घर, पहला घर और 7वां घर इनके स्पाउस का, दोनों की हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। इवन अगर मैं ये बोलूँ कि अभी तक अगर लियो वाले या सिंह राशि वाले बहुत परेशानी में चल रहे थे पैसे को लेकर, ये वो फैमिली मैटर्स को लेकर, अभी ये बिल्कुल शांत हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे। बहुत टेंशन थी, केतु जहाँ आता है ना, मैंने क्या बोला पता ही नहीं, अब उसको बेपरवाही है वहाँ पे। जब किसी बंदे को कुछ पता ही नहीं होता तो क्या टेंशन लेगा? सही बात है भाई जिसको ज़्यादा नॉलेज होगी, अब टेंशन इनके पार्टनर के लिए है क्योंकि राहु वहाँ पे, वो उसको उकसाएगा, वो उसको उकसाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि अगर सिंह राशि वालों के पार्टनर कहीं पे भी क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, बहुत अच्छा टाइम उनके स्पाउस के लिए, लेकिन खुद के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन इनको भी शनि की रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए, एटलीस्ट हर सैटरडे को, अगले 18 महीने के लिए हर सैटरडे को, चाहे महीने में एक बार सैटरडे को कर दें, नहीं कर सकते तो इनको शनि और राहु की कोई भी एक आइटम लेनी है। यानी कि काले तिल ले लीजिए, ठीक है, 800 ग्राम, और साथ ही 800 ग्राम जौ ले लीजिए। इसको आप हर सैटरडे आप ले जाकर जो है शनि टेम्पल में छोड़ दीजिए, ठीक है। बस एक ही बार जाना है शनि टेम्पल। और अगर इनको अपना लक अपलिफ्ट करना है इस समय पर तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि हनुमान टेम्पल में जाएं। अच्छा, ठीक है। जितने सिंह राशि वाले लोग हैं, अगर ये हनुमान टेम्पल में जाते हैं तो इनके लिए बहुत बहुत अच्छा है। इनकी हर समस्या का हल हनुमान जी के पास। ओके, ठीक है। सिंह राशि के बाद अब आगे कन्या राशि। तो कन्या राशि की बात करते हैं जब, तो कन्या राशि भी अड़ियल राशि है। इसको भी हम अर्थ एलिमेंट की राशि मानते हैं। जैसे 2 वाले अड़ियल है ना, ऐसी ये भी अड़ियल। ये कहीं फंस गए तो फंस गए। इनको भी हर चीज़ में मीन मेख निकालना है, इनको भी हर चीज़ में गलती निकालनी। अगर कभी भी आपको कोई बंदा आपकी फैमिली में ऐसा मिल जाए जो हर चीज़ में कमी निकालता है, अच्छी बनी बनाई चीज़ में भी कभी, भाई वो वर्गो राशि वाले बंदे या वर्गो लगन वाले होंगे। इतना डीप चले जाते हैं वो, उस चीज़ के एसेंस में इतना घुस जाते हैं। जैसे कि सब्जी में टेस्ट के लिए बोला जाए तो वो आपको एक एक मसाले की जो है वो वेरिफिकेशन देंगे कि ये इसमें ये चीज़ ऐसे डाली हुई है, ये ऐसे डाली हुई है, ऐसे डाली। तो इसलिए इनको प्रॉब्लम होती है कि हर चीज़ में इन लेना है। तो अब इनके एक्टिवेट करेंगे राहु और केतु 12वें और 6ठे घर में। जॉब चेंज, शत्रुओं से छुटकारा। तो मैं ये कहती हूँ कि केतु 6ठे में आता है ना, तो आपको फ्री करता है जॉब से, शत्रुओं से, बीमारी से। अच्छा, ठीक है। इवन कि मामा परिवार में कुछ मिस हैपनिंग होने के चांसेस होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि केतु 6ठे में आता है तो राहु 12वें में चला जाता है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रिश्तेदारी के लिए नहीं है, वैसे ठीक है। तो इनको भी प्रिपेयर रहना चाहिए प्रैक्टिकली कि मैं अपनी जॉब इस 18 महीनों में चेंज करनी ही पड़ेगी मेरे को, और अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे अनसेटिस्फेक्शन रहेगी। तो रेमेडी के तौर पर बात करेंगे तो इनको 12th के राहु की रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि नींद हराम हो जाएगी इनकी। अब नींद तो नहीं आएगी, अगले 18 महीने बहुत दिक्कत आने वाली है इनको। नींद का सबसे अच्छा जो बताई गई है रेमेडी वो ये है कि किसी भी तरह का कोई असेंस ऑयल ले लीजिए आप। ओके। लाल किताब में ना मंगल की रेमेडी बताई गई है कि सौंफ लाल कपड़े में बांध के आप 1 किलो अपने सिरहाने रख लो, अगर कहीं पर राहु आपका यहाँ पे है, ठीक है, या नींद की किसी को भी समस्या है, मैं इन जनरल ही देती हूँ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हम लोग वो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। क्या होता है, सौंफ ठंडी होती है, सौंफ में एक फ्रेगरेंस होती है स्पेशल, ठीक है।
इसका मतलब वो फ्रेग्रेंस ही काम कर रही है कहीं ना कहीं। जब वो आपके नाक को, मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ इसको सूंघो पहले 5-7 मिनट सोने से पहले, सूंघो ताकि वो अरोमा आपके अंदर जाए। सौंफ रख सकते हो। उसके अलावा आप किसी भी तरह का असेंस ऑयल सॉफ्ट अपने सिराने जला के वो सोइए। सिराने इन द सेंस के रूम में जला लो। अच्छा। उससे जो आपको वो रिलैक्सेशन आएगी वो कोई नहीं। एक परचौली के नाम से एक फ्लेवर आता है परचौली, वो स्पा फ्लेवर है स्पेशली, जो बहुत लग्जरी स्पाज हैं वो यूज़ करते हैं। मिल जाता है हर जगह, कोई ज़्यादा महंगा नहीं, 300-350 का। वो अगर ये लोग यूज़ करते हैं तो उनको ऐसी फीलिंग आएगी मैं स्पा में हूँ। ओके। और वो इतना रिलैक्स फील करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ अपने घर में। जब मुझे लगता है कि बहुत रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, नहीं स्पा जा सकते, स्पा की फीलिंग तो ले सकते हैं। मैंने सुना है कि वही एक ऐसा फ्लेवर है, ऐसा असेंस है जो सबसे ज़्यादा स्पाज में यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर जाते ही लोग भूल जाते हैं कि मैं, और जाते ही वो तारीफ़ करने लग जाए, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये कहाँ से चीज़ आ रही है? वहाँ पे चाहे कुछ भी ना हो, कूड़ा भी हो, वो स्मेल कहलवा रही है। ठीक है, तो इनको नींद की आएगी, तो ये एक रिमार्केबल है। दूसरा, अगर ये चाहें तो टाइम से कभी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो है वो डोनेट करने शुरू करें किसी भी फॉर्म में। साबुन, सर्फ, सैनिटाइज़र, जो भी, पोछा, झाड़ू, कुछ भी आप देना चाहते हो, गुरुद्वारे मंदिर में नहीं देना है। ठीक है, आपको पब्लिक में बांटना है, तो दैट इज़ गुड। 7वीं राशि जो कि है हमारी तुला राशि, राहु इनके आएंगे पंचम भाव में, और 5 और 11 का इनका भी एक्टिवेशन होगा। जैसे 1 वालों का हो रहा है ना, ऐसे ही 5 वालों का। लेकिन डिफरेंट क्या है कि वहाँ पे केतु आ रहा था 5वें में, यहाँ राहु आ रहा है 5वें में। अच्छा। अब जहाँ पे मैंने वहाँ बोला था कि आप ज़्यादा मीन में बच्चों के मत निकालिए, थोड़ा फ्री रखिए, उनको मस्त रहने दीजिए। ऐसे ही यहाँ पे ना अब ये अपने बच्चों को लेकर बहुत ओवर पोजेसिव हो जाएंगे। फ़ौरन जा सकते हैं इनके बच्चे, ठीक है, इनको फ़ौरन की जॉब मिल सकती है, या कोई ऐसा हिडन शत्रु जिसकी वजह से इनकी जॉब भी जा सकती है। तो इनको ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपकी पीठ के पीछे कोई करियर में छेद ना कर रहा हो, आपको पता भी ना चले। तो केतु जब 11th में आ जाता है तो आपके सर्कल को बहुत छोटा कर देता है। अचानक से आप सारे जितने भी आपके भाई बंधु जो हैं उनसे कट जाओगे, अलग रहना बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा कि मैं अकेला ही खुश हूँ, दैट्स ओके, मुझे कोई नहीं चाहिए। इनके भी अगर मैं बात करूँ तो शोल्डर पे कट लगने के इनके बहुत चांसेस हैं। अच्छा। शोल्डर में दर्द होने के बहुत चांसेस है। तो अगर इनको भी ऐसी कोई समस्या रहती है तो मैं कहूँगी कि इनको भी केतु और राहु की रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इनकी हेल्थ राहु ठीक कर रहा है लेकिन केतु वहाँ पे ख़राब कर रहा है। तो केतु की रेमेडी करें। केतु जो है वो कुत्ते होते हैं, यानी कि जैसे स्ट्रीट डॉग्स हो गए, या फिर हम लोग जैसे जीव जंतु जिसको हम बोलते हैं ना, जो ज़मीन पर रेंगने वाले होते हैं जितने छोटे छोटे, तो वो सारे जितने भी हैं उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करिए। ओके। ठीक है, जैसे कि आप एक थोड़ा सा आटा ले लीजिए, थोड़ी सी सूजी ले लीजिए, ठीक है, भून के हल्का सा घी डालिए और हल्का सा बीच में शक्कर डाल दीजिए, मिक्स करिए। थोड़ा सा 5 तरह का मेवा लीजिए, उसमें मिक्स करिए, पाउडर बनाइए। जहाँ जहाँ आपको कहीं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखते हैं वहाँ पे ले जाके आप डाल दीजिए। ओके। नहीं तो आप इस समय आइसोलेशन में जा सकते हैं। आपके अच्छे अच्छे दोस्त आपको छोड़ के जा सकते हैं, इवन बहन भाइयों से बिल्कुल अलग हो जाओगे, ऐसा भी समय आ जाएगा। तो इनको ये रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे स्कॉर्पियो वालों की बात करेंगे। अगर वृश्चिक राशि जो 8वीं राशि है जी, अपने आप में ये भी बहुत ही अड़ियल राशि है। ज़िद्दी लोग होते हैं जो आसानी से मानते नहीं किसी का कहना। अगर कहते हैं कि जीवन में अगर किसी को समझाना पड़ जाए कोई चीज़, तो आप 12 राशियों में से 11 को समझा दोगे, स्कॉर्पियो को नहीं समझा पाओगे। 4, 8, 12 वालों को समझाना बहुत मुश्किल है। ओके। बिकॉज डीप रिसर्चर है ये कार्मिक ट्राइन है 4, 8, 12 का, इसको हम बोलते हैं मोक्ष ट्राइन, मोक्ष त्रिकोण है। ये जो राशियाँ हैं ना ये ऑलरेडी वेल फर्निश्ड होती। मेरा ये मानना है कि ये राशियाँ ऐसी हैं कि जिनको बहुत कुछ पता है। ये लोग इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज है इनके अंदर कि इनके सामने कोई भी कुछ बात करता है ना तो इसको ये लगता है मेरे को पता है, इनको पता है, सब कुछ पता है। तो अब ये पता होने के चक्कर में क्या होता है, स्कॉर्पियो वालों के अब राहु आ जाएगा 4th हाउस में और केतु आ जाएगा 10th हाउस में। यहाँ भी सेम कंडीशन क्या होगी, जब भी राहु या केतु 4th के साथ टच होगा वहाँ पे ये आपको घर से बेघर करेगा।
अच्छा। घर से बेघर का मतलब नेगेटिव सेंस है कि अगर कोई नेगेटिव आपका वो हो रहा है कि घर बिक गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ घर के बेघर होने का एक पॉजिटिव सेंस भी कि आप फॉरेन जाओगे। ओके। आप कहीं ऐसी जगह पे जाओगे जहां आपका जाना बहुत टाइम से फिक्स था, लेकिन दशाएं होनी चाहिए साथ में और प्रॉमिस भी होना चाहिए। लेकिन मैंने जो स्कॉर्पियो वालों के अभी तक एक्सपीरियंस किया है, सबके फॉरेन ट्रैवल्स इस समय कोई ना कोई छोटा छोटा ट्रैवल वो करेंगे ही करेंगे 18 घर में month के अंदर बिल्कुल। और एक अपना घर चेंज करेंगे, घर में रेनोवेशन करेंगे, घर को अपग्रेड करेंगे, घर को हाईटेक करेंगे। राहु 4 में है। अच्छा। तो मैं ये कहती हूँ सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे, ये घर में सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, ये घर में कोई ना कोई हाईटेक चीज़ें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ला के रख देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आएगी कि अगर आप घर में तोड़फोड़ कर रहे हो, अगर घर को आप रेनोवेट कर रहे हो तो एक रेमेडी कर दो, फिर उसके बाद शुरू करो, क्योंकि ये चुल जाग जाएगी, इनके जाग चुकी है। 29 तक तो कंफर्म हो जाएगा कि मुझे घर में ये करना है, तो उससे पहले आप रेमेडी करिए, नहीं तो भूचाल भी आ सकता है आपकी लाइफ में। क्या रेमेडी है मैम? जब आप ऐसी कोई भी चीज़, ये जर्नल ऐसी रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है। और आपको ये सबको, जितने भी लोग अगर राहु 4 में लेकर बैठे हैं और उनको एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जो परमानेंट राहु 4 में लेकर बैठे हैं, कि इनको कुछ कुछ टाइम के बाद अपग्रेडेशन चाहिए घर में। ओके। अब इधर सामान पड़ा है, इधर नहीं चाहिए, इधर रख दो, इधर रख दो, ये कुछ ना कुछ चेंज करते रहेंगे। तो ये जर्नल तो ठीक है, लेकिन जब गोचर का राहु आए उस समय नहीं चलेगी ये चीज़, क्योंकि वो बैठने आया 18 महीने के लिए। और जब आप तोड़ फोड़ कर रहे हो तो उसको डिस्टर्बेंस होती है, मेरी सीट क्यों चेंज कर रहे हो। इसीलिए राल किताब में बोला राहु 4 में आए तो छत नहीं तोड़नी, टॉयलेट नहीं तोड़ना, घर में तोड़ फोड़ नहीं करनी, क्योंकि राहु बैठने के लिए आया, तुम भगा रहे हो उसको। सही बात है। तो फिर वो क्या कहता है, सांप है वो तुम्हें डसेगा, ठीक है। तो रेमेडी के तौर पर आप क्या करोगे, लाल कपड़ा ले लोगे 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेके उसमें 1.25 किलो जौ ले लीजिए, उसको बांधिए कस के, और घर के सबसे अंधेरे कोने में ले जाकर आप उसको दबा के रख दीजिए। ओके। ठीक है। इसको आप 1.25 महीना एटलीस्ट रखिए, 43 डेज के आसपास रखिए, जब तक आपका काम चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि काम ज़्यादा लंबा चलेगा तो उसको निकालिए, वो ख़राब हो जाएगा, वो कीड़ा वीड़ा लग जाता है उसमें, उसको निकालिए, कपड़ा वपड़ा साफ करिए, दोबारा से बांध के रख दीजिए। ओके। कोई दिक्कत नहीं है, आपके जितने काम है ना बहुत स्मूथली हो जाएंगे। असल में क्या होता है कि हम लोग ग्रहों को उस तरीके से नहीं समझते, हम सोचते ग्रह जो है वो आपके घर जब गोचर में या दशाओं में आता है तो वो कुछ स्पेशल करवाने आता है आपके लिए, कुछ देने के लिए आता है, आप उस फॉर्म को समझ नहीं पाते हो, ठीक है। तो आप उसको जगह दीजिए। जब हम ये जगह देते हैं, उसको संभालते हैं, उसको सेटिस्फाइड करते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, जौ राहु के ही हैं, उसको मंगल के साथ सेट कर रहे हैं कि आपको कहीं नहीं छोड़ रहे, आप इसी घर में हो, ठीक है। तो वो आपके काम को होने देता है, उसके बाद आप उसको जल प्रवाहित कर दीजिए सारी चीज़ को, और फिर कुछ नहीं होता। ये बहुत अच्छी रेमेडी बहुत लोगों को मैं करवाती हूँ। स्कॉर्पियो वालों को एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि इन लोगों को कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए। ये 18 महीने में कुछ नया स्टार्ट करेंगे, साइडवेज कोई नया काम स्टार्ट ज़रूर होगा इनका। हो सकता है कि एक फ्लोर था दूसरा बना लें, एक ऑफिस था दूसरा बना लें, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। कोशिश करिए एक जगह पे बंधिए मत, उसको अब मल्टीप्लाई करने का टाइम आया है तो इनका होगा। तो अगर वो अड़ियल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि इनको समझाना मुश्किल है, तो जो लोग समझते नहीं ना तो गोचर समझाता उनको आके, तो फिर तो करोगे। जब एक बंदा, इसके पास वो पावर है गोचर के प्लैनेट के पास जो कोई नहीं रोक सकता इसको, वो तो अब चल रहा है, उसने तो चलना ही है, तो आप उसकी रफ्तार को नहीं रोक सकते, रोकोगे अपना नुकसान कराओगे। तो हम ये कहते हैं कि जब ऐसी कोई बैड कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाए तो आप पहले ही तैयार रहो ना, आप नया कुछ कर लो, क्या दिक्कत है, साइडवेज कुछ नया करो। तो वो एक बड़ा चांस है कि कोई नया बिजनेस, नई कोई भी करियर में एक उछाल 100% फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ हो जाएगा इनका। हो सकता है। धनु राशि वालों के 3रे और 9वें घर की एक्टिवेशन होती। धनु राशि वालों के फादर के पॉइंट से अगर मैं कहूँ तो थोड़ा रिस्की टाइम है। फादर जो है वो हेल्थ उनको ट्रबल हो सकती है, छोटे सिबलिंग से पंगा हो जाएगा इनका, किसी ना किसी इशू से पंगा हो जाएगा, और पड़ोसियों से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करिए।
वरना कोई ना कोई ऐसा कम्युनिकेशन में फंस जाओगे कि आपको हो सकता है घर छोड़ के जाना पड़े फिर। अच्छा, ठीक है, तो बड़ा मत बढ़ाइए मत, अपने पिता की सेहत का ध्यान रखिए। ये टाइम जो है एक वो टाइम है जो किसी से पंगा लेने का तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इनके भी राइट शोल्डर पे प्रॉब्लम आएगी, अगर आएगी तो पेन या कोई कट या कोई बीमारी राइट शोल्डर पे आ जाएगी। केतु जब 9 में आता है तो वो आपको धार्मिक बनाता है, वो आपको धार्मिक बनाता है। जैसे राहु आता है ना तो वो आपको विमुख करता है, लेकिन केतु आता है तो वो ये कहता है कि मुझे पता नहीं है कौन सी परंपरा कैसे निभानी है। तो 9 में आके ना वो परंपरा की तरफ जाता है, वो खोजबीन करता है कैसे करूं क्या करूं। तो इन लोगों को अपने पुराने पुरखों, अपने दादा परदादा या कोई भी आपके फैमिली में कुल देवी इष्ट देवी कोई भी है, उनकी पूजा शुरू करिए ताकि इस टाइम को आप अच्छे से निभा पाएँ। बहुत अच्छा इनके लिए शिक्षा के पॉइंट से हो सकता है, अगर वे हायर नॉलेज लेते हैं, जैसे कि अपना ओकल्ट हो गया या कोई भी आप माइनिंग से, क्रूड लाइन से, कोई भी ऐसी स्पाई से, रॉ से जुड़े हुए हैं, तो ये एक टाइम है जो आपको देश विदेश घुमाएगा। आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, 9 वालों की एक और चीज़ भी प्रॉब्लम होती है कि इनके 3rd हाउस में 11 नंबर की राशि आती है एक्वेरियस। तो इनका क्या है कि जो भी इनकी लाइफ में बड़ी चीज़ें होती है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बिना नहीं हो सकती। ओके, अगर हम बात करें कि धनु राशि वालों को मार्केटिंग में ज़रूर जाना चाहिए अगर करियर में कुछ बड़ा चाहिए। इस समय जाएंगे 100%, आप अक्सर नोट कर लेना, आएंगे लोग वो वाले धनु राशि वाले। तो क्योंकि राहु आया ना, तो राहु मार्केटिंग के घर में आ गया, 3 नंबर मार्केटिंग का घर, तो इनका जर्नी स्टार्ट हो जाएगी घूमने फिरने की। शादी के चांसेस है, हो सकता है कि कोई अदर कास्ट का पार्टनर मिल जाए इनको, वो चांसेस है। तो इनको जाना चाहिए अगर करियर में अपलिफ्टमेंट चाहिए, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी लाइफ का जो रोना है ना वो करियर ही है। अच्छा, वो करियर ही है। तो ये यही सोचते रहते करूं कैसे, तो इनको जब सोशल मीडिया पे जाएंगे उसका सहारा लेंगे तो चलेगा। ठीक है, इनको अगर मैं कहूँ पिता के लिए केतु की रेमेडी करनी चाहिए। मैं कहूँ कुत्ते का जो जोड़ा है, जो हम लोग बोलते हैं कि मेल और फीमेल ले लो डॉग, उनकी जोड़े की जो है एक पिक्चर रख लो 18 महीने के लिए घर में लाकर, एक स्टैचू रख लो। अगर घर में है तो बहुत ही अच्छा है, आपकी जो भाग्य है ना वो बहुत तेज़ी से उदय हो जाएगा। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। और अगर आप नहीं ला सकते तो आप कहीं पे भी, मतलब ये एक आसान तरीका है कि एक कपल का आप वो रख लो, फोटो रख लो, तो या फिर आप घर में पाल सकते हो अगर पॉसिबल है, नहीं है तो स्टैचू ले आओ मेल फीमेल का, तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि इनका रेमेडी अगर नहीं होगा तो फादर को कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो दूसरा, इनको गुरुद्वारे जो है वो रेगुलर जाना चाहिए। ओके, ठीक है, जितना ये गुरुद्वारे जाएंगे उतना इनके लिए अच्छा है। और लाइफ में इनका एक ही सोल्यूशन है, वो है किसी भी तरह का धार्मिक जगह, जितना धार्मिक जगह जाएंगे, जितना वहाँ पे डेली जाएंगे, वहाँ पे सफाई करेंगे डेली जाकर, तो ये एक रामबाण उपाय है इनके लिए। क्योंकि शनि दूसरे घर में इनके, तो इनको वहाँ जाके सफाई करते हैं, इनको वो चीज़ मिलेगी जो किसी को नहीं मिलेगी। ओके, मकर राशि वालों के भी राहु देव आ जाएंगे 2nd हाउस में, और 2 और 8 का कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा। राहु 2 में, केतु 8 में चले जाएंगे। यहाँ पे इनको एक जो है ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉरेन से। ओके, ठीक है, कि आपको पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा चांस मिल सकता है। अब आप लेते हो नहीं लेते हो अलग चीज़ है, लेकिन आपको मिलेगा और आपको लेनी चाहिए। आप अगर सोशल मीडिया पे हो या कोई भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह की ऐसे खाने से ना जुड़ें, जैसे सिगरेट, अल्कोहल या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, ये 3 चीज़ें अवॉइड करें। अगर ये करते हैं तो इनको बहुत बड़ा हेल्थ इशू हो सकता है, पाइल्स या सर्जरी कोई भी एनस से जुड़ी हुई हो सकती है इनको। तो बी अवेयर, इन लोगों को अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपने फूड हैबिट्स को बहुत इम्प्रूव करना चाहिए। अगर ये राहु से जुड़ी हुई चीज़ें, चलो कभी कभार इक्का दुक्का आप खा सकते हो, लेकिन इस समय पर लोग क्या करते हैं कि स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, अल्कोहल शुरू कर देते हैं जब राहु 2nd हाउस में आता है। तो आपको बचना चाहिए, वरना आपका फाइनेंस उठ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो रेमेडी के तौर पर आपको केतु की चीज़ें 800 ग्राम की रेंज में 800 ग्राम ले लीजिए, इमली ले लो, नींबू ले लो 8, या फिर आप अमचूर खड़ा ले लो। 800 ग्राम की काउंटिंग में आप लगातार
कम से कम 3 से 4 महीने के बाद रिपीट करिए, 8 दिन लगातार 800 ग्राम जो इमली है, खट्टी चीज़ें मंदिर में दे दीजिए। ओके। ताकि आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट रहे, आपकी हेल्थ ठीक रहे, आपके साथ कोई धोखा फ्रॉड ना हो। ठीक, अब आ गई एक्वेरियस की बात, यानी कि कुंभ, जिनके तो लगन में ही आ जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं डिस्क्राइब करूँगी कि असल में कुंभ राशि है क्या। कुंभ राशि जो है वो हमारी एक ऐसी राशि है जो पुरानी चीज़ों को छोड़ने में हमें हेल्प करती है। ओके। ठीक है, हमारी पुरानी चीज़ों को भूल कर नया कुछ करने में हेल्प करती है। हमारी पुरानी जो क्वालिटीज़ है उसको निकाल के कुछ आपको रेनोवेट करने की हेल्प करती है। उसमें जब राहु आते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर करवाता है। मान लो कि आप अभी हेयर स्टाइल ऐसे था, अब आप हेयर स्टाइल चेंज कर दोगे। ठीक है, राहु जब लगन में आता है तो मैंने देखा जिनके भी राहु लगन में बैठे हुए हैं उनके ये बालों का जो यहाँ पे है ये सांप जैसी चीज़ दिखेगी आपको। ओके। अच्छा। उनके बालों की शेप ऐसे दिखेगी वी में, कभी भी देखना। राहु 2nd हाउस में हो, राहु 1st हाउस में हो, ठीक है। इवन अगर वो थोड़ा सा मतलब कस्प कुंडली में इधर उधर हिल गया है तो 12 में भी जा सकता है। मैंने इन तीनों में ऑब्जर्व किया है कि इनके जो माथे पे वी शेप के बाल जो है आगे आए होते हैं। सांप की आकृति इनके माथे पे होती ही होती, तो वो कोई ख़राब नहीं है, मैं ये नहीं कह रही। वो प्लैनेट आपकी प्रेजेंस दिखा रहा है कि मैं हूँ यहाँ पे। इवन कि राहु और केतु को यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर दूँ, जिस भी भाव में बैठे हैं, जिस भी राशि में बैठे हैं, आप दोनों तरीके से दिख सकते हो। 11 नंबर लेग्स को दिखाता है। ओके। ठीक है, कालपुरुष कुंडली से अगर मैं बात करूं तो ये 11वां भाव भी दिखाता है। दोनों ही तरीके से ये लेग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जर्नल आप देखोगे राहु लगन में बैठा है तो कोई भी राशि हो तो वो आपके हेड को दिखा रहा है, तो आप दोनों जगह पे इसको देख सकते हो। ये जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ पे मार्क छोड़ते हैं। ओके। वहाँ पे आपका बर्थ मार्क आ जाता है। ये राहु और केतु की निशानी है कि हम आपके पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इवन यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप अपने दादा या नाना का पुनर्जन्म हो तो आपका और आपके दादा और नाना का लगन सेम होगा, राशि सेम होगी। अच्छा। यहाँ तक कहा जाता है। तो एक्वेरियस राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये राहु की अपनी राशि कही जाती है। शनि हालांकि इसके को-लॉर्ड है, लेकिन राहु का इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। और वैसे भी राहु जो है वो खुद से कभी भी प्रभाव नहीं देते, वो शनि के अकॉर्डिंग ही देते हैं हमेशा। जैसे शनि है वैसे ही करेंगे। लेकिन मैंने नहीं देखा अभी तक, अभी अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि राहु जिस भी साइन में बैठे होते हैं या जिसके भी साथ बैठे होते हैं वैसा ही प्रभाव देते हैं। 2 ही चीज़ें मैंने देखी है हमेशा। तो इसलिए आपको एक्वेरियस वालों को अगर देखना है तो इनके लगन में राहु आपको अपडेट करेगा। आपको पिछले जन्म की ना जितने भी आपके पुण्य हैं वो ला कर देगा आपको। आपके दादा परदादाओं की जितनी भी आपकी भूली बिसरी यादें हैं वो आपके सामने ला कर देगा। आप इस समय ना अचानक से अपने पूर्वजों की तरफ खिंच जाओगे कि मुझे उनके लिए कुछ करना है। वो कैसे थे, कहाँ थे, क्या करूँ मैं उनके लिए, श्राद्ध करोगे, कुछ भी ऐसा करोगे, लेकिन आप पूर्वजों की तरफ खिसक जाओगे। ये 18 महीने आप पूरी रिसर्च करिए उनके ऊपर। मैं कहूँगी आप करिए। आप किस खानदान से बिलोंग करते हो, क्या परंपराएं थी, क्या गलतियां थी, आप एटलीस्ट 4 से 5 पुश्तों तक पहुंचिए। ये एक्वेरियस वालों की एक बहुत बड़ी रेमेडी है, क्योंकि ये लाइफ में बहुत सफ़र करते हैं। ये बहुत सफ़र करते हैं और ये जितना भी जीवन में करते हैं ये दूसरों के लिए करते हैं। ये जीवन में जितना भी खर्च करते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुटुंब के लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। इनको घर में रहना नसीब नहीं होता है। बहुत कम देखा है मैंने एक्वेरियस वालों को कि वो अपने मदरलैंड में हो, बहुत कम होता है। अगर हैं भी तो घर से कहीं और ही बैठे हुए हैं जाके। तो क्योंकि कार्मिक है, राहु की राशि है, आपको अपडेट करना पड़ेगा। आपको अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना चाहिए, ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। और अगर आपको बहुत ओवर थिंकिंग है, जैसे मैंने बोला, सर ढकना शुरू करिए। ओके। ओवर थिंकिंग से क्या होता है, बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। जब हम सिर ढकने की बात करते हैं वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि राहु और सूर्य दोनों ग्रहण लगाते हैं। ये दोनों जब मिलते हैं ना ग्रहण लगाते हैं। और आपके लगन में जब राहु आए, आप जा रहे हो बाहर तो आपके सर को देखेगा ना सूर्य, तो ग्रहण दोष बनाएगा, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, बीमार करेगा, ओवर थिंकिंग कर देगा आपको बीमार। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो अपना सर ढक के रखो, हीट बचे। अब इसके पीछे साइंटिफिक भी है
कि वैसे भी अगर कोई मेलेफिक आपके लगन में है तो आपको सनलाइट में नहीं जाना चाहिए ऐसे डायरेक्ट। पुराने समय में आप अगर कुणाल देखोगे तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जितने भी हमारे इवन साउथ चले जाओ, सब लोगों ने वाइट पगड़ी पहनी होती थी, चाहे टोपी हो, पगड़ी हो, जैसे मर्जी। वो क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं परंपराएं ऐसी बनाई गई थी कि किसी की भी कुंडली में, कुंडली कौन देखता था उस समय? गरीबों की तो स्पेशली कौन देखता था? राजा महाराजाओं के काम थे। ये तो आज सोशल मीडिया की बड़ी भाई थैंक्स है कि हर इंसान के पास उसकी नॉलेज, अपने लिए जानने की नॉलेज जो है आ रही है। तो इसलिए सर ढकने के लिए बोला जाता है कि साइंटिफिक है, गर्मी बहुत होती है, आपका सर गर्म होगा, बालों पे इम्पैक्ट आएगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक है। एक्वेरियस के 7th हाउस में केतु आएगा तो 1 और 7 को एक्सेस करेंगे। अब पार्टनर आपसे बिल्कुल विमुख हो सकता है। विमुख इन द सेंस कि अभी तक बहुत केयर कर रहा था, आप अचानक से देखोगे वो आपकी तरफ दिखता ही नहीं, वो आपकी परवाह ही नहीं कर रहा। अभी तक वो बहुत सेंसिबल था। या ऐसा भी कहा जाता है कि चाहे थोड़े दिन के लिए ही सही, लेकिन उसको थोड़ा अपने से अलग कर दीजिए। ये मैं रेमेडी एक बताती हूँ कि आप बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि केतु जब आता है तो वो इतनी लापरवाही कर देगा कि आपको वो पसंद नहीं आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा टाइम अलग कर दो, चाहे आप घूमने खुद चले जाओ, आपको होना ही पड़ेगा थोड़े दिन के लिए अलग, क्योंकि आप इतने परेशान हो जाओगे कि ये क्यों ऐसा कर रहा है बंदा। लेकिन वो क्योंकि आपके लगन में राहु है और केतु साथ में आएगा, तो वो पार्टनर को लापरवाह करेगा ही करेगा, वो आपसे वो दूर करेगा ही करेगा। आपको फीलिंग आएगी, दूर नहीं है वो, फीलिंग आ जाएगी। तो इसलिए वो थोड़ा सा अलग अलग, थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए चाहिए। दूसरा, अगर आपको ओवर थिंकिंग है, जैसे मैंने बोला, सर ढकिए। दूसरा, आप भी किसी एसेंस ऑयल का इस्तेमाल करिए, अपने पास रखिए, ठीक है, अपने आसपास जला के रखिए कि आपके दिमाग को रिलैक्सेशन रहे, आपको जो थॉट प्रोसेस आए वो पॉजिटिव आए, नहीं तो राहु आपको ये पागल कर देगा। अगर आपके चार्ट में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है बैड मरकरी का या चंद्रमा का, तो ये आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इनको भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो माँ लक्ष्मी की पूजा जो है वो करनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट रहती है इनके लिए। माँ लक्ष्मी का श्री सूक्तम या किसी भी फॉर्म में माँ लक्ष्मी का पाठ करिए, पैसे की और रिश्तों की कभी कमी नहीं होगी। लास्ट राशि की बात करेंगे, पाइसेस, जो मीन राशि है ना। मीन राशि भी मैंने बोला ना 4, 8, 12 वाले जो होते हैं, वेल नॉलेज्ड पर्सन होते हैं ज़्यादातर, और बहुत डीप रिसर्च वाले और बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल लोग अगर मैं कहूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कभी इनको कोई समझता नहीं है। जैसे कहते हैं ना, पानी की राशियाँ हैं तीनों, 4, 8, 12। पानी की गहराई कभी किसी ने नापी नहीं है और ना कोई नाप पाएगा। सही बात। इसीलिए इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई समझ ही नहीं पाता। और ऊपर से ये जैसा बिहेव करते हैं वो कभी सच होता नहीं। ओके। वो कभी सच नहीं होता, वो कुछ और ही इंसान है। 4, 8, 12 वाले कुछ और ही इंसान है, उनको समझना बहुत मुश्किल है। तो अब पाइसेस वालों के ये 12th हाउस में राहु चले जाएंगे, यानी कि इनके 6 और 12 को एक्टिव करेंगे। केतु 6 में आ जाएगा। तो मेरे एक नोन है जो देखेंगे पॉडकास्ट, उनको मैंने बोला था कि जॉब में स्विच होगा अब, और अपनी टिकट करवा लो आप, ज़्यादा अच्छा है। अगर हॉस्पिटल नहीं जाना है तो वो जा रहे हैं 23 तारीख को, तो उनका टूर हो गया, ठीक है, पक्का। क्योंकि राहु जब 12 में आएंगे तो आपको हवाई यात्रा कराएगा ही कराएगा। 3 जगह ले जाएगा, हॉस्पिटल या फिर थाने या फिर आपको फॉरेन। अब आपका देखो कौन सा बजट है। मैं ये कहती हूँ कि अगर हॉस्पिटल नहीं है फॉरेन जाने का तो हॉस्पिटल जाइए, अपने अगले 18 महीनों में एटलीस्ट 4 बार टेस्ट कराइए, 4 बार ब्लड टेस्ट कराइए, ब्लड निकलवाते रहो। एक बूंद तो आपकी ब्लड की नीचे गिरनी ही चाहिए, तभी मज़ा आएगा उसको। क्योंकि उसने आपको अगर वहाँ एडमिट कराने के लिए आया 18 महीने के लिए, तो वो आपको कैसे कराएगा? जब तक खून नहीं निकलेगा तो उसको नहीं आएगा। दूसरा, केतु जब 6 में आ जाता है, 6-12 को एक्टिव कर दिया, जॉब इनकी चेंज होनी है, कन्फर्म है, ठीक है। अभी तक अगर ये जॉब को लेकर बहुत बहुत परेशान चल रहे थे, तो अब इनको प्रमोशन भी मिलने के चांसेस है, ठीक है। तो इनको बेसिकली इनको राहु को संभालना चाहिए, मैं ये कहूँगी। ये बाहर घूमेंगे फिरेंगे, अपनी ट्रैवलिंग चालू रखिए, हवाई यात्रा चालू रखिए, फिर कुछ नहीं होता। अगर ये हवाई यात्रा नहीं करेंगे या हॉस्पिटल से जुड़े हुए काम नहीं करेंगे, इवन कि थाने कभी कभार कोई ना कोई चालान कटना ही है इनका, ठीक है, ये बहुत चांसेस है।
तो चाहे किसी की वजह से जाना पड़े, रिश्तेदार की वजह से जाना पड़े, पर जाना जाएंगे, पड़ेगा। डेफिनेट जाएंगे। तो रेमेडी के तौर पर इनको मैं कहूँगी, इनको भी सिरहाने जो है वो मंगल की चीज़ें रखनी चाहिए, या फिर पानी जो है वो रखना चाहिए अपने सिरहाने, पानी रख के और फिर सोएं तो इनको नींद भी आएगी। और अभी बहुत अच्छा टाइम है पाइसेस वालों के लिए घूमने फिरने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फॉरेन जॉब ले सकते हैं। अचानक से मन आया कि मेरे को नहीं अब इधर काम करना, बहुत प्रेशर है, मुझे बाहर जाना है, 18 महीनों में ये ऐसा भी कोई डिसीजन बड़ा ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इवन इनके ऑफिस वाले बाहर भेज सकते हैं, ऐसे भी बहुत बड़ी चांसेस है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने बहुत जर्नल नोट की है। जब भी आप गोचर को देखो, कभी भी आप देखो कि उसमें वो बड़े प्लैनेट होते हैं, वो बड़े इवेंट ही देते हैं, और वो बार बार नहीं देते। ये भी ध्यान रखिए कि अगर 18 महीनों के लिए वो ट्रैवल करा रहा है, राहु ट्रैवल तब बार बार कराएगा जब वो 12वें में बैठा होगा, और कहीं पे बार बार नहीं कराएगा। लेकिन आपको करना चाहिए अगर उसको शांत रखना है। मैम, एक पर्सन है, वो हमारे हर पॉडकास्ट पे एक कमेंट डालते हैं और वो बोलते हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही है, कोई शादी के लिए रेमेडी बता दो। तो मैरिज वाले कुछ ऐसा कोई जर्नल रेमेडी, मास्टर रेमेडी जो। देखिए, शादी के लिए ना, मैंने जैसे बोला स्टार्टिंग में ही कि राहु केतु ही मेहरबान है। अच्छा। क्योंकि कोई तो कार्मिक हिस्ट्री है जो शादी नहीं हो रही। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनको ये बोलूँगी कि जब भी श्राद्ध आए, 16 दिन श्राद्ध के आते हैं ना, श्राद्ध में जो है लगातार 16 दिन उनकी जितनी भी कैपेसिटी है फूड डोनेट करें पब्लिक में, नॉट इन टेम्पल या किसी एरिया में, नहीं। और फूड भी वो डोनेट करना है, बना हुआ फूड होना चाहिए जो कि हाई क्वालिटी का हो, ऐसे जर्नल नहीं भी कुछ भी बांट दिया। ठीक है, जैसे हम शादी ब्याह में करते हैं। आप ये 16 दिन करिए, अभी श्राद्ध आएंगे, अगर तब तक क्या करें, तब तक हर महीने अमावस्या आती है, वो आप उस दिन करिए। 100-50 लोगों को जितना मैक्सिमम आप बांट सकते हो बांटिए। उससे क्या होगा, आपके एंसेस्टर खुश होंगे। वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, इसलिए आपको आशीर्वाद नहीं है। अगर आपकी लाइफ में औलाद नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, कोई भी चीज़ नहीं हो रही, तो ब्लेसिंग्स कम है। तो जब आप किसी की ब्लेसिंग लेने का तरीका क्या है, जूते दो, चप्पल दो, ठीक है, लेकिन नीडी लोगों को दो। ऐसे ही नहीं कि हम क्या करते हैं ना, हम धार्मिक जगह पे पहुंचा देते हैं सब कुछ, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो हमारी चीज़ें, जो हमें आम इंसान ब्लेसिंग देता है ना कुछ खा के, वो शायद पंडित जी नहीं दे पाएंगे। सही बात है। ठीक है, तो एक तो ये रेमेडी है। दूसरा, अगर वो चाहें तो अपने पितरों के नाम पे जो है गया जी एक पूजा ज़रूर कराएं। ठीक है, गया जी में पूजा कराएंगे, क्योंकि यहाँ सारा खेल हमारे एंसेस्टर का ही है। तो वो एंसेस्टर खराब नहीं है, हो सकता है मैं ही हूँ जो मुड़ मुड़ के आई जा रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है ना। तो उसको ठीक करने का तरीका है फूड। ठीक है, सेवा। आप मंदिर में, गुरुद्वारे में जाइए, मंदिर में जाइए, किसी भी जगह जाइए, वहाँ पे जूतों की सेवा शुरू करिए। शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और यही 3 प्लैनेट है जो रोड़ा अटकाते हैं आपकी लाइफ, और कोई नहीं, क्योंकि इनके पास वो सारी अथॉरिटी है हिसाब किताब करने की आपकी, और किसी को कुछ नहीं मिला हुआ। बाकी सारे प्लैनेट्स को आपको देने की पूरी परमिशन है कि इनको देते रहो। ये दोनों अड़ा लेते हैं मामला, तीनों, कि नहीं। तो आपको गुरुद्वारे मंदिर जाइए, रेगुलर वहाँ जूतों की या फिर वहाँ पे क्लीनिंग शुरू करिए। आप देखना कुछ ही समय में कोई ना कोई चीज़ आ जाएगी। तीसरी एक और अच्छी रेमेडी बता देती हूँ। इन लोगों को कोशिश करना चाहिए एक नोटबुक और एक कॉपी ले लें। अच्छा। मैं बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत लोगों को करवाया मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो भी करनी है ज़रूर साथ में, जो मैंने 2 बताई हैं। ठीक है, आपको एक नोटबुक लेके उसमें आप लिखिए कि आपको पार्टनर कैसा चाहिए। अच्छा। डिमांड करिए कैसा चाहिए। ठीक है, जैसा भी चाहिए। आप मत सोचिए कि वो कहाँ से आएगा, इतना सुंदर कैटरीना कैफ कहाँ से आएगी, ये कहाँ से नहीं, कोई टेंशन नहीं है। जो चाहिए लिखो। आपको देखना, वो कॉपियाँ भर लो जितनी भर सकते हो। दिन में कम से कम 108 बार तो लिखना ही है उसको। ठीक है, एक ही लाइन आप अच्छे से लिख लो कि मेरे को ये पार्टनर ऐसा मिल गया है, उसको पास्ट में कर दीजिए। तो डन कर देना है कि मुझे मेरा मनपसंद पार्टनर मिल गया है। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। ओके। तो ये चीज़ जब वो लिखना शुरू करेंगे ना, आप यकीन नहीं करोगे, लोगों की लाइफ में चमत्कार होते हैं कुणाल। अच्छा। आई एम टू सरप्राइज्ड कि मेरी अपनी फैमिली में ऐसा हुआ है कि उनको मैंने, जब सारी रेमेडीज़ फेल हुई, ये रेमेडीज़ काम की थी उस समय,
और उन्होंने 3 कॉपियाँ भरी थी और वो लास्ट में मुझे पूछ रही थी कि भाई ये बता दे अब कि ये कितनी और भरनी है। तो मैंने कहा भरते रहो, इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है। और उसकी एक ही डिमांड थी लड़के की कि मेरा पार्टनर अच्छा कमाता हो, स्मार्ट हो, इस तरह का हो, जिसने जो कुछ लिखा है उसको सेम टू सेम वैसी चीज़ें मिली। वी आर वेरी सरप्राइज्ड, आज के समय में वैसा बंदा हमारी फैमिली में कोई भी नहीं। ये कमाल है मैनिफेस्टेशन का कि आप वो करिए, डेफिनेटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको उनका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि बार बार वो कमेंट्स कर रहे थे नहीं, हमारे अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोग नहीं करते हैं और लोगों को पता ही नहीं होता ना। तो मैम इसके बाद जाते जाते इस पॉडकास्ट के एंड में अगर हम कुछ मास्टर रेमेडी चाहें कि लोगों के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ठीक हो जाए। बिल्कुल, देखो राहु को ठीक करने का ना लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि कबूतरों को दाना डाल रहे हैं या कुछ भी, लेकिन आपने कभी सोचा है कि बेशक वो दाना खाते हैं, वो खा लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको पहली बात तो ये कि अपनी छत साफ रखनी है सबसे पहले, अगर आप राहु को ठीक करना चाहते हो। ठीक है, तो 8वां और 12वां घर आपका नलीफाई हो जाता है अगर आप छत साफ रखते हो। ठीक, दूसरी चीज़, आपको छत पे पक्षियों को नहीं बुलाना, कभी भी कुछ नहीं डालना। आपको छत पे रखनी है तो मिट्टी रखनी, मिट्टी रखिए, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, प्लांट्स नहीं, खाली मिट्टी रख दीजिए, चलेगा। अब दूसरी चीज़, हम लोग क्या करते हैं कि जब रेमेडीज़ की बात आती है तो हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि ये कर लेते हैं, लेकिन आप समझिए कि राहु जौ को रिप्रेजेंट करता है। जौ क्या होते हैं? सीड्स होते हैं एक तरह से। ठीक है, आप कोशिश करिए कि ये जौ जो है टाइम टू टाइम जल प्रवाहित करते रहिए अगर लाइफ में कोई भी दिक्कत है। अगर नहीं है तो आप गौशाला में जाइए, आप वहाँ दे दीजिए। एक दूसरी रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए सभी को। आप लोग जानते हो कि कोढ़ी जो होते हैं, कोढ़ी और अपंग लोग होते हैं जी, इन लोगों के लिए आप दवाइयों का जो है वो दवाइयाँ प्रोवाइड कराइए। आपने देखा होगा कि इनके जख्म बहुत होते हैं, भरते नहीं हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं देना इनको, इनको दवाइयाँ प्रोवाइड कराइए। आप इनको दवाइयाँ दोगे तो इनके जख्म भरेंगे। जो बंदा, चाहे आप 100 बंदे को रोटी खिला रहे हो, 100 बंदों को आप दवाई दे रहे हो, बेशक 100 में से एक बंदे ने भी आपको ब्लेसिंग कर दी ना तो आपका रास्ता खुल जाएगा। हमें यहाँ पे मोटिव ये है, कह के थोड़ी लेनी हमने कि मुझे दुआ दो, बस आप अपनी बिना किसी सेल्फलेसली जो है ये चीज़ें कर दो। एक तीसरी चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि परिनिंदा और परिचर्चा। केतु कान है हमारे, ओके, और निंदा जो है वो राहु है। हमें जीवन में अगर सफल होना है तो कोशिश करिए कि मैं बोलती हूँ PN और PC से बच के रहें, यानी परिनिंदा और परिचर्चा, इससे बच के रहिए। जितना आप इससे, जितना दूसरों के लिए गड्ढे खोदेंगे आप, तो आपका उतना। आपको एक काम करना चाहिए जीवन में, इसीलिए लाल किताब में ना केतु के लिए एक रेमेडी बोली जाती है कि ना घर के सामने कोई गड्ढा है ना तो उसको भर दो, क्योंकि जब खराब होते हैं ना ये प्लैनेट तो आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हो। सही बात है। अब आपको गड्ढे नहीं खोदने। अगर आपके आसपास कोई लोग ऐसे हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी है, बेशक उन्होंने आपके लिए बहुत गड्ढे खोदे, आपको उन गड्ढों को भरना है, यानी कि लेट गो करना है, छोड़ना है, माफ़ करना है। उनकी चर्चा अपने घर में नहीं करनी, खासकर शाम के समय। ठीक है, अगर आप ये रूल बना लेंगे अपनी लाइफ में, मुझे नहीं लगता आपकी लाइफ का कोई भी जो चीज़ है वो सॉर्ट ना हो। और ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा मैंने लागू करी, सिर्फ वही नहीं है कि किताबों से पढ़ लिया और दे दिया। ठीक है, आज का जो समय है ना वो प्रैक्टिकलिज्म का है। ये कोई वो समय नहीं है कि मैं वो बोलूँ कि वहाँ ये कर दो वो कर दो, नहीं चलेगा। आपको समय के साथ आज की जनरेशन को समझाना पड़ेगा उसको उस तरीके से। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अपनाइए, फिर अपनी ज़िंदगी को बढ़िया से जिए। तो क्वेश्चन तो और भी थे मैम, पर कोई नहीं, फिर आएंगे, फिर कभी कर लेंगे, कोई दिक्कत लोगों नहीं। को बहुत ज़्यादा क्लियर चाहिए होती है चीज़ें, तो इसलिए इस बार हमने बहुत डीप पे आराम से सिंपल चीज़ों को रखा है सिंपल हमने, करते हुए चीज़ों पे रखा है। क्वेश्चंस तो और भी थे हमारे पास, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें यहाँ पे ही इसको बिल्कुल स्टॉप करना चाहिए और नेक्स्ट के लिए उसको छोड़ देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मैम एक बार और आने के लिए, और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बहुत जनरल वे में एक्सप्लेन करने के लिए। तो बहुत मज़ा आया एक बार फिर मिल। देखिए, मेरा ये मानना है कि कुणाल की लाइफ ना पहले ही बहुत डिफ़िकल्ट है। पहले ही हमारे जो DNA सिस्टम है बहुत उलझा हुआ है, इसको और मत उलझाइए। ठीक है, जाते जाते एक चीज़ सबको कहूँगी कि जब कुछ ना समझ आए ना आपको, तो किसी खाली जगह पे चले जाओ, या अपने कमरे का सामान जो है ना उठा के ना बाहर निकाल दो थोड़ा टाइम, और खाली कमरे में बैठो। अच्छा, आपका सब कुछ खाली हो जाएगा। ओके, सारा साइकोलॉजी का खेल है वो, किसी भी फॉर्म में आप पढ़ लो, सीख लो, कोर्स कर लो,
सारा खेल दिमाग का है। आप अपने आसपास देखिए क्या चीज़ है, अगर नेगेटिविटी आपके आसपास से ही आती है सबसे पहले। अगर वो जगह को आप खाली कर दो, जब जीवन में ना कुछ ना हो रहा हो, तो मैं कहती हूँ 2-4 दिन ना खाली कमरे में रहो, ओके फिर देखिए आपका दिमाग कैसे खाली होता है। चलिए, थैंक यू वेरी तो मच। मैम so much, मेरी और ऑडियंस की तरफ से थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच आप दोनों को।